ये कहानी उस शख्स की है जिसे लगा था कि उसने वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, जो आईपीएल की हर गेंद पर करोड़ों का खेल खेलता था और एक समय इतना अमीर हुआ कि लोग उसके रुतबे की मिसाल देते थे। पर जुए की मेज पर बैठी किस्मत अक्सर अंत में अपना असली रंग दिखा ही देती है। वह पहली बड़ी जीत, आईपीएल 2023 का वह फाइनल, रायुडू के दिमाग में वह तारीख आज भी छपी थी। 29 मई 2023, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस। मैच बारिश की वजह से रिजर्व डे पर गया था। रायुडू ने उस रात अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था। उसने डायमंड एक्सचेंज और लॉट्स बुक जैसे ऐप्स पर अपनी जमा पूंजी का 70% हिस्सा चेन्नई पर लगा दिया था। जब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी, रायुडू की सांसें अटक गई थीं। रवींद्र जडेजा ने जैसे ही आखिरी गेंद पर चौका जड़ ढहा, रायुडू के स्क्रीन पर फ्लैश हुआ 18 लाख। उस एक रात ने उसे एहसास कराया कि महीनों की सैलरी चंद सेकंडों में कमाई जा सकती है। उस रात वह सोया नहीं, बस अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को बार बार रिफ्रेश करता रहा। विलासिता का नया पता, वर्ली का 42वां फ्लोर। उस जीत के बाद रायुडू रुका नहीं। 2024 के सीजन तक उसने सट्टे की लाइन में अपनी एक पहचान बना ली थी। अब वह सिर्फ सट्टा लगाता नहीं था, बल्कि टिप्स भी देने लगा था। उसने वर्ली की एक गगनचुंबी इमारत एम्पायर टावर्स की 42वीं मंजिल पर एक फ्लैट ऑन रेंट लिया, जिसका किराया ही 4.5 लाख महीना था। फ्लैट के अंदर घुसते ही एक बद्धा सा प्रोजेक्टर लगा था, जहां एक साथ 3 अलग अलग बुकीज के लाइव रेट्स चलते रहते थे। घर के कोने में एक मर्सिडीज मैबैक की चाबी रखी रहती थी। रायुडू अब साधारण चाय नहीं, बल्कि 12,000 की ब्लैक आइवरी कॉफी पीता था। उसने अपने वार्डरोब में अरमानी और गुच्छी के सूट भर लिए थे। उसे लगता था कि उसने किस्मत के उस एल्गोरिदम को समझ लिया है जिसे दुनिया जुआ कहती है। समीर, एक मासूम दोस्त का पतन। समीर, जो रायुडू के साथ मालाड की तंग गलियों में पला बढ़ा था, वह रायुडू के इस महल को देखकर दंग रह गया। वह एक प्राइवेट बैंक में 35,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था। एक शाम जब रायुडू ने आरआर वर्सेस आरसीबी के मैच में सिर्फ सेशन 6 ओवर के रन पर सट्टा लगाकर 5 लाख रुपए जीते, तो समीर का जी ललचा गया। रायुडू ने उसे अपना आईफोन दिखाया और बोला, देख समीर, तू दिन भर फाइलों में सिर मारता है, तब जाकर तुझे महीने के आखिर में चिल्लर मिलती है। कल जीटी वर्सेस एमआई का मैच है। शुभमन गिल फॉर्म में है, उस पर लंबी 20 ओवर का स्कोर खेल ले। अगर तूने अपनी 1 महीने की सैलरी भी लगा दी, तो कल तू अपनी बाइक की जगह कार की डाउन पेमेंट कर सकता है। समीर ने डरते डरते 20,000 लगाए। उस रात गिल ने शतक जड्डा और समीर के पास 80,000 आए। वह खुशी, वो इजी मनी का नशा समीर के खून में दौड़ ढह गया। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी बर्बादी के वारंट पर साइन कर दिए हैं। मीरा का विरोध और सट्टे का ऐप। मीरा अक्सर देखती थी कि रायुडू का ध्यान अब उसकी बातों पर कम और क्रिकेट मजा और क्रिक लाइन जैसे ऐप्स पर ज्यादा रहता है। एक दिन उसने देखा कि रायुडू ने एक ही मैच पर 50 लाख का सौदा किया है। मीरा ने उसे टोकते हुए कहा, रायुडू, ये पैसा नहीं है, ये किसी की बद्दुआ है। कल जब ये ऐप क्रैश हो जाएगा या बुकी भाग जाएगा, तब तुम कहां जाओगे? मैंने सुना है खन्ना जैसे बुकीज के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ होता है। छोड़ डीडीएच, दो ये वर्ली का फ्लैट, चलो वापस अपने पुराने घर। रायुडू ने एक महंगा सिगार जलाया और धुआं मीरा के चेहरे की तरफ छोड़ ढाते हुए बोला, मीरा, पुरानी सोच से बाहर निकलो। दुनिया बदल गई है। अब लोग पसीने से नहीं, दिमाग से पैसा कमाते हैं। मैं इस बार के आईपीएल के अंत तक एक 100 करोड़ डे का टारगेट लेकर चल रहा हूं। उसके बाद हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब रायुडू नहीं था। वहां सिर्फ एक लालची सट्टेबाज था जिसकी आत्मा मर चुकी थी। उसे उस 42वीं मंजिल की ऊंचाई से डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि जितनी ऊंची उड्डयन होगी, गिरने की आवाज उतनी ही भयानक होगी। रेत का महल और टूटते रिश्ते, द क्रम्बल्स ऑफ ईगो।
वह करो या मरो का दांव। आईपीएल 2026 का सेमीफाइनल अप्रैल की एक उमस भरी रात। वानखेड़े स्टेडियम का शोर 42वीं मंजिल तक तो नहीं पहुंच रहा था, पर रायुडू के कमरे में तनाव की बिजली दौड़ रही थी। मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। पूरा बाजार मुंबई पर फेवरेट कम रेट लगाकर बैठा था। रायुडू ने इस बार अपनी पूरी बिसात बिछा दी थी। उसने स्काई एक्सचेंज पर अपनी लिमिट बढ़ा दी और एक खतरनाक दांव खेला। उसने लखनऊ के जीतने पर 25 करोड़ का खाई ले का सौदा किया। उसे यकीन था कि मुंबई की बल्लेबाजी के सामने लखनऊ टिक नहीं पाएगी। उसने न केवल अपना बैंक बैलेंस बल्कि वर्ली वाले फ्लैट के सिक्योरिटी डिपॉजिट और अपनी 2 स्पोर्ट्स कारों के कागजात भी बुकी खन्ना जी के पास गिरवी रख दिए थे। उसने समीर से कहा, समीर, आज की रात या तो हम इस शहर के मालिक होंगे या फिर इतिहास। समीर का गिरता हुआ जमीर और मासूमियत का अंत। समीर की हालत अब देखने लायक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ कांप रहे थे। उसने बैंक के सस्पेंस अकाउंट से 40 लाख का गबन किया था, यह सोचकर कि रायुडू की टिप से जीतकर वो कल सुबह पैसे वापस रख देगा। मैच के दौरान जब लखनऊ के विकेट गिरने लगे तो समीर पागलों की तरह हंसने लगा। भाई, हम जीत रहे हैं। अंजलि के लिए जो हार गिरवी रखा था, कल वो वापस आ जाएगा। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा रायुडू भाई। रायुडू ने उसे एक महंगा जाम थमाया और अपनी बालकनी से नीचे रेंगती गाड़ियों को देखा। उसे लग रहा था कि वो भगवान बन गया है। उसने अपनी जीत के नशे में मीरा का वो मैसेज इग्नोर कर दिया जिसमें लिखा था, रायुडू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम घर आ सकते हो? मुझे डर लग रहा है। वह एक ओवर जिसने सब उजाड़ दिया। तभी खेल पलटा। लखनऊ के एक अनजाने युवा खिलाड़ी ने आखिरी 2 ओवरों में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद रायुडू के एल्गोरिदम को नहीं थी। लगातार 3 छक्के। रायुडू के स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर्स का सैलाब आ गया। उसका बैलेंस माइनस में जाने लगा। जैसे ही आखिरी गेंद पर चौका लगा और लखनऊ जीती, रायुडू के हाथ से शराब का गिलास छूटकर इटालियन मार्बल पर चकनाचूर हो गया। 25 करोड़ का नुकसान। एक ही झटके में रायुडू का साम्राज्य, उसकी कारें, उसकी साख, सब कुछ जीरो हो गया। समीर वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगा। भाई, बैंक के पैसे, मैं जेल जाऊंगा। मेरी बेटी का क्या होगा? रायुडू ने उसे अनसुना कर दिया। उसकी अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। खन्ना जी का सिर्फ एक लाइन का मैसेज आया, कल सुबह 8 बजे तक चाबियां और पैसा तैयार रखना, वरना तुम जानते हो मेरी वसूली का तरीका। मीरा का आखिरी सफर और वो खौफनाक कॉल। मीरा, जो रायुडू को इस नरक से निकालने की आखिरी कोशिश करना चाहती थी, अपनी पुरानी स्कूटी लेकर वर्ली के लिए निकली थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो चाहती थी कि रायुडू को सब कुछ छोड़कर अपने साथ ले जाए। रात के 3 बजे जब रायुडू अपने अंधेरे कमरे में सर पकड़कर बैठा था, उसके फोन की घंटी बजी। उसे लगा खन्ना जी का फोन है, पर स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नाम देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर की आवाज ठंडी और औपचारिक थी। क्या आप रायुडू बोल रहे हैं? मीरा जी का हाईवे पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बेहद नाजुक है। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। हमें तुरंत सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए का एडवांस जमा करना होगा। आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? रायुडू ने अपनी जेबें टटोली। कल तक करोड़ों में खेलने वाले इस सुल्तान की जेब में उस वक्त सिर्फ 150 रुपये और कुछ सिगरेट के टुकड़े थे। उसने अपने ऐप्स चेक किए, सब ब्लॉक हो चुके थे। उसने समीर को देखा जो खुद तबाही के कगार पर था। रायुडू पागलों की तरह चिल्लाया, पर उसके आलीशान फ्लैट की दीवारें भी उसका मजाक उड़ा रही थीं। जिस लालच के लिए उसने मीरा को ठुकराया था, आज वही लालच उसे अपनी मोहब्बत को बचाने के काबिल भी नहीं छोड़ रहा था। रायुडू के लिए वह अस्पताल की सफेद दीवारें किसी कालकोठरी से कम नहीं थीं। जैसे ही वह बदहवास हालत में सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंचा, उसके कानों में सिर्फ अपनी ही तेज धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। स्ट्रेचर पर लेटी मीरा के चेहरे पर खून की लकीरें जम चुकी थीं और उसका वह मासूम चेहरा, जो हमेशा रायुडू को सही राह पर चलने की मिन्नतें करता था, आज बेजान सा लग रहा था।
डॉक्टर ने बाहर आकर जब अपनी नीली फाइल बंद की और रायुडू की आंखों में देखा तो रायुडू को लगा जैसे उसकी आत्मा कांप गई हो। डॉक्टर के शब्द किसी ठंडे पत्थर की तरह थे। मिस्टर रायुडू, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। सिर में गहरी चोट है और इंटरनल ब्लीडिंग रोकने के लिए हमें फौरन सर्जरी करनी होगी। आप जाकर रिसेप्शन पर कम से कम 10 लाख रुपए का एडवांस जमा करवा दीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। रायुडू ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला। वहां से मखमली बटुआ तो निकला, लेकिन वह खाली था। उसने एक झटके में अपना आईफोन निकाला और उन दोस्तों को फोन करने लगा जिनके साथ उसने कल रात तक लाखों की महफिलें जमाई थीं। पहला फोन उसने अपने सबसे करीबी पार्टनर विक्की को किया। विक्की वही था जिसने रायुडू की बदौलत अपनी पहली लग्जरी कार खरीदी थी। फोन की घंटी बजती रही और अंत में कट गई। दूसरी बार फोन किया तो नंबर ब्लैकलिस्ट में था। रायुडू को समझ आने लगा कि सट्टे की दुनिया में रिश्ते भी भाव ऑन्ड्स की तरह बदलते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि रायुडू जीरो हो चुका है, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह पागलों की तरह अस्पताल के गलियारे में भागने लगा। उसने खन्ना जी के आदमी को फोन किया, गिड़गिड़ाया कि भाई मेरे पैसे कल ले लेना, बस अभी मीरा के लिए 10 लाख दे दो। उधर से सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी और कहा गया, रायुडू, हम सट्टे के सौदागर हैं, चैरिटी नहीं करते। कल सुबह तक घर खाली कर देना, वरना जो मीरा के साथ हुआ वो तेरे साथ होगा। बेबसी की हद तब हुई जब रायुडू अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया और आने जाने वाले अजनबियों को अपनी सोने की महंगी घड़ी दिखाने लगा। साहब, ये घड़ी 5 लाख की है, मुझे बस 2 लाख दे दीजिए, मेरी मंगेतर मर रही है। लोग उसे शक की निगाह से देखते और आगे बढ़ जाते। किसी को लगा वो नशे में है तो किसी को लगा वो कोई ठग है। वह इंसान जो कल तक करोड़ों का मालिक था, आज एक भिखारी से भी बदतर हालत में था, क्योंकि उसके पास साख क्रेडिट खत्म हो चुकी थी। तभी मीरा का इलाज शुरू होने का एक रास्ता खुला, लेकिन वह रायुडू की अमीरी से नहीं बल्कि उसकी पुरानी सादगी से आया। मीरा जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहां के प्रिंसिपल और कुछ सहकर्मी खबर पाकर अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि रायुडू जमीन पर सिर रखकर रो रहा है। प्रिंसिपल साहब ने आगे आकर रायुडू के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना पीएफ का चेकबुक निकाला और अस्पताल के ट्रस्ट से बात की। स्कूल के स्टाफ ने अपनी एक एक महीने की सैलरी जमा करने का वादा किया। रायुडू की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। जिस पैसे को वह चिल्लर समझता था और जिन लोगों को वह छोटा मानता था, आज वही छोटा पैसा और छोटे लोग मीरा की सांसों की डोरी थामे हुए थे। अस्पताल के ट्रस्ट ने स्कूल की गारंटी पर मीरा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। रायुडू ने दूर से देखा कि मीरा को अंदर ले जाया जा रहा है। उसके हाथ अभी भी खून से सने थे। आधा खून मीरा का था और आधा उस अहंकार का जो आज मर चुका था। लेकिन सट्टे की दुनिया का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। अस्पताल के बाहर अंधेरे में खन्ना जी की काली गाड़ियां रायुडू का इंतजार कर रही थीं। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में, जहां फिनाइल की गंध और मौत का सन्नाटा आपस में गुत्थम गुत्था थे, रायुडू एक बेंच के कोने पर सिमटा बैठा था। ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जलती हुई लाल बत्ती उसे चिढ़ा रही थी। रह रहकर उसे मीरा की वो आवाज याद आ रही थी, रायुडू, ये महल रेत का है, एक लहर आएगी और सब बहा ले जाएगी। आज वो लहर आ चुकी थी और रायुडू के पास खुद को ढकने के लिए एक कफन तक के पैसे नहीं थे। तभी गलियारे के दूसरे छोर से भागती हुई अंजलि आई, समीर की पत्नी, जिसके माथे का सिंदूर पसीने से धुल चुका था और आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर रायुडू की रूह कांप गई। अंजलि ने रायुडू के पास आकर उसका कॉलर पकड़ डीडीएच लिया। उसके हाथों में वो ताकत नहीं थी, पर उसके दर्द में इतना बोझ था कि रायुडू घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि चीखते हुए बोली, कहां है मेरा समीर? रायुडू भाई, आपने कहा था कि आप उसे राजा बना दोगे। देखिए, आज पुलिस हमारे घर खड़ी है। बैंक वाले कह रहे हैं कि समीर ने गबन किया है। मेरी छोटी सी बच्ची पूछ रही है कि पापा जेल क्यों जाएंगे। बोली, रायुडू भाई, कहां है मेरा सुहाग? रायुडू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गला रुंध गया था। उसने समीर को फोन लगाने की कोशिश की,
पर फोन बंद था। समीर, जो साय की तरह रायडू के पीछे चलता था, आज अपनी ही परछाई से डरकर कहीं अंधेरे में दुबक गया था। रायडू को पहली बार अपनी कामयाबी से नफरत हुई। उसे लगा कि उसने सिर्फ अपना घर नहीं जलाया, उसने उस मासूम परिवार की छत भी छीन ली जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। रात के 3 बज रहे थे। अस्पताल के गेट पर एक पुरानी बाइक रुकी। समीर उतरा, पर वो समीर नहीं था जिसे रायडू जानता था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कमीज के बटन टूटे थे और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह रायडू के सामने आकर खड़दा हो गया। न कोई गुस्सा, न कोई चीख। समीर ने बहुत धीरे से कहा, भाई, मैंने सब कुछ हार दिया। अंजलि के जेवर, मां की दवाई के पैसे और अपनी इज्जत भी। बैंक की पुलिस अभी मेरे पीछे लगी है। मुझे लगा था कि आप मेरे खुदा हो, पर आप तो खुद एक डूबती हुई कश्ती निकले। समीर की वो धीमी आवाज रायडू के सीने में किसी खंजर की तरह उतरी। समीर ने अपनी जेब से एक मुद्दा तुद्धा कागज निकाला और रायडू के हाथ में थमा दिया। वह एक सुसाइड नोट जैसा लग रहा था। समीर मुद्दा और बिना पीछे देखे अस्पताल की अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा गया। रायडू उसे रोकना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज पत्थर हो चुकी थी। तभी अस्पताल के बाहर खन्ना जी के गुंडों की गाड़ियों के टायर चरमराए। रायडू को समझ आ गया कि तबाही अब सिर्फ मीरा और समीर तक सीमित नहीं रहने वाली। उसे अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इन सबको इस दलदल से निकालने के लिए खुद को खत्म होने से बचाना होगा। उसने खिद्धाकी से बाहर देखा। आसमान में काले बादल थे और नीचे जमीन पर उसकी पूरी जिंदगी का मलबा पद्दधा था। रायडू ने अपने हाथ जोधे और पहली बार उस ऊपर वाले को याद किया जिसे वो सट्टे की जीत के नशे में भूल चुका था। उसने बुदबुदाया, मुझे सजा दे दो, पर इन बेगुनाहों को छोड़ा दो। पर क्या नियति इतनी जल्दी माफ करने वाली थी? अभी तो रायडू को उस गरीबी का असली स्वाद छकना था जिसे वो अपनी बालकनी से बैठकर देख रहा था। अस्पताल की वह रात रायडू के जीवन की सबसे लंबी और काली रात साबित हो रही थी। अभी समीर के शब्दों का जहर उसके सीने में उतरा ही था कि अस्पताल के भारी लोहे के दरवाजों के बाहर से भारी जूतों की आवाजें आने लगीं। खन्ना जी के गुंडे, बिल्लू और उसके साथी अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनके चेहरों पर कोई दया नहीं थी, सिर्फ वो क्रूरता थी जो सट्टे की दुनिया का दस्तूर है। बिल्लू ने रायडू के पास आकर उसके कानों में बहुत धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज किसी बिजली के कड़के जैसी थी, रायडू भाई, खन्ना जी का सब्र अब खत्म हो गया है। फ्लैट की चाबियां और मर्सिडीज की ओरिजिनल फाइलें अभी दे दे, वरना मीरा की सांसें उखड़ने में वक्त नहीं लगेगा। रायडू ने कांपते हाथों से अपनी जेब से फ्लैट की चाबियां निकाली और बिल्लू की तरफ बढ़ा दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना वह 42वीं मंजिल का सपना और अपनी पहचान एक छोटी सी चाबी के गुच्छे के साथ उन दरिंदों के हाथ में सौंप दी। बिल्लू ने जाते जाते रायडू को एक धक्का दिया जिससे वह फर्श पर गिर पड़ा। अब इस अस्पताल के पास भी मत दिखना। तेरे नाम पर इस शहर में अब 1 इंच जमीन नहीं बची है। सुबह की पहली किरण जब अस्पताल की खिड़की से अंदर आई तो रायडू ने खुद को फुटपाथ पर पाया। उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि अब उसके पास अटेंडेंट कहलाने का भी हक नहीं था। वह वर्सोवा की उन गलियों में भटकने लगा जहां कल तक लोग उसे देखकर झुककर सलाम करते थे। आज उसके बदन पर वही कल रात की सिलवटों वाली कमीज थी और पैरों में एक महंगी पर घिस चुकी चप्पल। भूख ने जब पेट में मरोड़ उठाई तो उसने अपनी जेब टटोली। वहां सिर्फ कुछ चिल्लर और मीरा की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो थी। वह एक वड़ा पांव की रेहड़ी के पास खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कीमत पूछी, दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर दुत्कार दिया, चल आगे बढ़, भिखारियों के लिए यहां जगह नहीं है। रायडू, जो कभी 5 स्टार होटलों के मेन्यू कार्ड बिना देखे और ऑर्डर देता था, आज सड़क किनारे एक निवाले के लिए तरस रहा था। वह चलते चलते उस बीच के किनारे पहुंचा जहां वह और मीरा कभी बैठने के सपने देखते थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, धीमी, ठंडी और चुभने वाली। रायडू एक पुराने और टूटे हुए शेड के नीचे बैठ गया। उसके सामने समंदर की लहरें उठ रही थीं,
ठीक वैसे ही जैसे उसके बैंक बैलेंस के ग्राफ उठा करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी अमीरी में उन लोगों का कितना मजाक उड़ाया था जो मेहनत की रोटी खाते थे। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार एक टैक्सी वाले को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसने छुट्टा नहीं दिया था। आज उसे उस टैक्सी वाले की मेहनत की कीमत समझ आ रही थी। ठंड से कांपते हुए उसने पास पड़े एक फटे हुए अखबार को ओढ़ने की कोशिश की। उस अखबार के कोने पर आईपीएल की न्यूज छपी थी। कल के मैच में बुकीज ने कमाए करोड़ों। रायडू उस खबर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी वो हंसी धीरे धीरे चीखों और आंसुओं में बदल गई। उसने अपनी मुट्ठियां रेत में गड़ा दी। उसे समझ आ गया था कि यह सजा सिर्फ पैसे खोने की नहीं है, यह सजा उस इंसान को खोने की है जो वह कभी हुआ करता था। तभी उसकी नजर पास के एक कचरे के ढेर पर पड़ी जहां एक छोटा सा बच्चा प्लास्टिक की बोतलें चुन रहा था। रायडू ने उसे देखा और फिर अपने हाथों को। उसे समझ आ गया कि अगर मीरा को बचाना है तो उसे अपनी नफरत, अपना बीता हुआ कल और अपना नाम, सब कुछ वहीं उस समंदर में डुबोना होगा। उसे अब रायडू सट्टे का सुल्तान नहीं बल्कि एक मजदूर बनना था। उसने उठकर अपने चेहरे पर समंदर का खारा पानी डाला और पास की एक बन रही बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ा दिए जहां सीमेंट की बोरियां उतारी जा रही थीं। वह मंजर दिल को चीर देने वाला था। कल का राजा आज पीठ पर बोझ उठाने के लिए कतार में खड़ा था। सूरज की तपिश जब मुंबई की सड़कों से भाप उड़ा रही थी, तब रायडू एक ऐसी कतार में खड़ा था जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी मुड़कर भी नहीं देखा था। यह कतार किसी आलीशान क्लब की नहीं बल्कि एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत के बाहर दिहाड़ी मजदूरों की थी। रायडू के वे हाथ जिन्होंने कभी केवल मखमली नोटों और महंगे गैजेट्स को छुआ था, आज खुरदरी सीमेंट की बोरियों के बीच अपनी जगह तलाश रहे थे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रायडू की महंगी पर धूल से सनी कमीज उसके हालात का मजाक उड़ा रही थी। कॉन्ट्रैक्टर ने ठोक कर पूछा, ए छोकरे, ये नाजुक हाथ उठा पाएंगे 50 किलो का बोझ? यहां पसीना बहाना पड़ता है, सट्टे की तरह किस्मत नहीं चलती। रायडू ने बिना नजरें उठाए सिर्फ इतना कहा, साहब काम दे दो, मेरी मंगेतर अस्पताल में है। उसे काम मिल गया, पर यह काम नहीं, रायडू के अहंकार की आखिरी आहुति थी। दोपहर होते होते रायडू का शरीर जवाब देने लगा था। जून की चिलचिलाती धूप उसके गोरे जिस्म को झुलसा रही थी। हर बार जब वह सीमेंट की बोरी अपनी पीठ पर लादता, उसे ऐसा लगता जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। सीमेंट की बारीक धूल उसके गले और फेफड़ों में जम रही थी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन हर दर्द भरे कदम के साथ उसे अस्पताल की वह खिड़की याद आती जहां मीरा मौत से लड़ रही थी। उसे याद आता कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाओं का खर्च हर दिन 500 रुपए से ऊपर जाएगा। दोपहर की छुट्टी में जब बाकी मजदूर पेड़ की छांव में बैठकर रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे, रायडू एक कोने में बैठा अपने छालों से भरे हाथों को देख रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग मजदूर ने अपनी आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। रायडू की आंखों में आंसू आ गए। कल तक वह हजारों की टिप वेटर को फेंक कर देता था और आज उसे एक मजदूर की आधी रोटी दुनिया की सबसे कीमती चीज लग रही थी। उसने उस रोटी का एक निवाला लिया और उसे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई का स्वाद क्या होता है। यह वह पैसा नहीं था जो स्क्रीन पर नंबर्स की तरह उछलता था। यह वह पैसा था जिसे कमाने में खून और पसीना एक करना पड़ता था। शाम को जब उसे उसकी पहली दिहाड़ी के 600 रुपये मिले तो उसने उन नोटों को अपने माथे से लगा लिया। वे नोट मुड़े तुड़े और पसीने से भीगे हुए थे, पर रायडू के लिए वे उन करोड़ों रुपयों से ज्यादा वजनी थे जो उसने सट्टे में जीते थे। वह लड़खड़ाते कदमों से अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचकर वह अंदर नहीं गया। उसे डर था कि उसकी ये गंदी हालत और सीमेंट से सने कपड़े देखकर मीरा को दौख होगा। वह खिड़की के पास गया और कांच के उस पार से मीरा को देखा। वह अभी भी बेहोश थी, मशीनों से घिरी हुई। रायडू ने रिसेप्शन पर जाकर चुपचाप वो 600 रुपये जमा कराए। नर्स ने उसे पहचान लिया और हैरानी से पूछा, आप तो वही बड़े साहब हैं ना
ये हालत कैसे हुई? रायुडू ने बस एक फीकी मुस्कान दी और कहा, साहब मर गया। अब बस एक इंसान बचा है जो अपनी गलती सुधारना चाहता है। रात को वह वापस उसी निर्माणाधीन इमारत के पास लौटा और सीमेंट की खाली बोरियों पर लेट गया। मच्छर काट रहे थे, पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। पर उस रात रायुडू को एक ऐसी चीज मिली जो उसने सालों से नहीं पाई थी, सुकून की नींद। उसे पता था कि उसने आज अपनी मेहनत से मीरा के लिए एक दिन की सांसें खरीदी हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि अंधेरे में अभी भी समीर का साया भटक रहा था और खन्ना जी की नफरत की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। रात का सन्नाटा गहरा था और निर्माणाधीन इमारत की कच्ची दीवारों के बीच रायुडू सीमेंट की बोरियों पर लेटा आसमान को ताक रहा था। शरीर का हर जोड़ चीख रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी तड़प थी। जैसे ही उसकी आंखें मूंदने को हुईं, एक ठंडी परछाई उसके पास आकर रुकी। रायुडू ने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं तो सामने समीर खड़ा था। समीर की हालत रायुडू से भी बदतर थी। उसकी शर्ट फटी हुई थी और चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। समीर की आवाज में एक कड़वाहट थी जो रायुडू के कलेजे को चीर गई। उसने एक लिफाफा रायुडू की तरफ फेंका और धीमी आवाज में बोला, भाई, ये देख लो। खन्ना जी ने हमें सिर्फ हराया नहीं था, हमें तबाह करने का जाल बुना था। रायुडू ने कांपते हाथों से वो कागजात देखे। वो खन्ना जी के बुकी नेटवर्क की इंटरनल चैट्स की प्रिंटआउट्स थीं। रायुडू की आंखें फटी रह गईं जब उसने पढ़ा कि जिस मैच में उसने 25 करोड़ रुपए हारे थे, उस मैच की आखिरी 3 गेंदें फिक्स थीं। खन्ना जी ने जानबूझकर रायुडू को उकसाया था ताकि वह अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। रायुडू के अंदर एक ज्वालामुखी सा फटा। समीर, ये सब झूठ है। उन्होंने हमें लूट लिया। रायुडू की मुट्ठियां भिंच गईं। समीर ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हां भाई, और पुलिस अब मेरे पीछे है क्योंकि बैंक का पैसा मैंने खन्ना के ही एक आदमी के कहने पर निकाला था। उसने मुझे लालच दिया था कि रायुडू भाई कभी नहीं हार सकते। हम मोहरे थे रायुडू, सिर्फ मोहरे। तभी इमारत के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। खन्ना जी के गुंडे बिल्लू और उसके साथी हाथों में लोहे की रॉड्स लिए बाहर निकले। उन्हें खबर मिल गई थी कि समीर रायुडू के पास पहुंचा है। रायुडू ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों के पीछे छुपा दिया। बिल्लू की आवाज गूंजी, रायुडू, बाहर आ जा। खन्ना जी को पता चला है कि तेरे पास कुछ कागजात पहुंचे हैं, वो वापस कर दे, वरना आज इस अधूरी बिल्डिंग में तेरी कब्र बन जाएगी। रायुडू, जो कल तक डर के मारे कांप रहा था, आज एक अलग ही रूप में था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय मीरा की उन आखिरी उम्मीदों के। वह अंधेरे से बाहर निकला। उसके हाथों में सीमेंट मिलाने वाला एक भारी बेलचा था। उसकी आंखों में वो खौफनाक शांति थी जो मौत से पहले आती है। उसने चिल्लाकर कहा, बिल्लू, खन्ना से कह देना कि रायुडू मर गया है। अब जो खड़ा है वो एक मजदूर है जिसके पास खोने को कुछ नहीं, पर छीनने को पूरी दुनिया है। एक खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। रायुडू अकेला था और वो 3। उसे चोटें लगीं, उसके सर से खून बहने लगा, पर आज उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस वो मंजर याद आ रहा था जब मीरा खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बिल्लू को जमीन पर पटक दिया। बाकी गुंडे रायुडू का ये पागलपन देखकर पीछे हट गए। वे समझ गए थे कि जिस इंसान को मौत का डर नहीं होता, उससे जीतना नामुमकिन है। गुंडे भाग गए, पर रायुडू पसीने और खून में नहाया हुआ वहीं गिर पड़ा। समीर भागकर उसके पास आया। रायुडू ने हांफते हुए समीर से कहा, समीर, ये कागजात, ये सबूत हैं, इन्हें संभाल कर रख। ये खन्ना को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और तुझे बेगुनाह साबित करेंगे। पर पहले मुझे मीरा के पास जाना है। मुझे लग रहा है कि वो मुझे बुला रही है। रायुडू को एहसास हुआ कि खन्ना जी का असली डर पैसा नहीं, बल्कि वो सच था जो अब रायुडू के पास था। लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। अस्पताल से एक नर्स का फोन आया। मीरा की हालत अचानक बिगड़ गई थी और उसे इमरजेंसी में ओ नेगेटिव खून की जरूरत थी, जो पूरे ब्लड बैंक में खत्म हो चुका था। रायुडू को पता था कि उसका अपना ब्लड ग्रुप वही है, लेकिन उसके शरीर में इतनी चोटें थीं
कि खून देना उसकी अपनी जान के लिए खतरा हो सकता था, पर रायुडू के लिए अब उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। अस्पताल की सफेद लाइटों के नीचे रायुडू का शरीर कांप रहा था। उसके सिर से बहता खून उसकी फटी हुई कमीज के कॉलर को लाल कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर मना कर दिया था। मिस्टर रायुडू, आप खुद जख्मी हैं, आपके शरीर में इन्फेक्शन का खतरा है और इस हालत में खून देना आपकी जान ले सकता है। रायुडू ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों की खुरदराहट और सीमेंट की धूल डॉक्टर के साफ दस्तानों पर लग गई। रायुडू की आवाज रुंध गई थी। डॉक्टर साहब, यह खून वैसे भी सट्टे की गंदगी से भरा था। आज इसे किसी नेक काम में लग जाने दीजिए। मेरी मीरा के पास वक्त नहीं है और मेरे पास खोने के लिए अब ये जान भी नहीं बची है। डॉक्टर ने उसकी आंखों में वो तड़प देखी जो किसी दवा से बड़ी थी। जैसे ही रायुडू को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसके हाथ में सुई चुभाई गई, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सिर्फ खून नहीं, बल्कि उसके पिछले 3 सालों का सारा पाप, सारा अहंकार और वो सट्टे का सुल्तान होने का भ्रम बाहर निकल रहा है। बगल वाले बेड पर मीरा लेटी थी, बेहोश, पीली और बेजान। रायुडू ने अपना हाथ बढ़ाकर मीरा की उंगलियों को छूने की कोशिश की। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली जैकपॉट करोड़ों के दांव में नहीं, बल्कि उस इंसान का हाथ थामने में है जो आपकी रूह से प्यार करता हो। खून देने के बाद रायुडू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाते हुए अस्पताल के बाहर आया, क्योंकि उसे पता था कि खन्ना जी के गुंडे अभी भी उसका पीछा कर रहे होंगे। उसे समीर को सुरक्षित करना था और उन सबूतों को सही जगह पहुंचाना था। तभी उसे याद आया कि मीरा के पास एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने रायुडू के हर एक काले सौदे का हिसाब लिखा था, इस उम्मीद में कि एक दिन वह रायुडू को पुलिस के सामने ले जाकर सुधरने का मौका देगी। रायुडू उसी रात अपने पुराने सीलन भरे चौल वाले घर की ओर भागा, जहां उसने मीरा को रहने के लिए छोड़ दिया था। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। सड़कों पर पानी भर गया था और रायुडू का कमजोर शरीर हर कदम पर जवाब दे रहा था। अचानक एक काली कार ने उसका रास्ता रोका। खन्ना जी खुद कार से उतरे, हाथ में छाता लिए और चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान। रायुडू, बहुत हो गया मजदूर मजदूर का खेल। वो कागजात मुझे दे दे और मैं वादा करता हूं कि मीरा का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कराऊंगा। तू भी फिर से राजा बन जाएगा। खन्ना ने लालच भरा पासा फेंका। रायुडू ने कीचड़ में सने अपने पैर जमीन पर जमाए और खन्ना की आंखों में देखकर थूका, खन्ना, तेरी अमीरी की बदबू अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तूने मेरा पैसा छीना, मेरा घर छीना, पर तूने मुझे मेरा जमीर वापस दे दिया। अब तू अपनी मौत का सट्टा लगा, क्योंकि रायुडू अब हारने के लिए नहीं खेल रहा। खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया और उस सुनसान बारिश से भीगी सड़क पर रायुडू को अधमरा होने तक पीटा गया। जब रायुडू की चेतना लुप्त हो रही थी, उसे बस एक ही बात याद थी, वो डायरी। उसने रेंगते हुए गटर के पास छुपाई हुई उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया। खन्ना को लगा कि रायुडू मर चुका है और वो उसे वहीं छोड़कर चला गया, पर रायुडू की सांसें मीरा की दुआओं पर टिकी थीं। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों की तरफ रेंगना शुरू किया। वह रात उसके प्रायश्चित की सबसे कठिन परीक्षा थी। पुलिस स्टेशन की दहलीज पर खून से लथपथ रायुडू को देखकर वहां तैनात सिपाही भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रायुडू के हाथों में वो डायरी और समीर द्वारा दिए गए कागजात ऐसे दबे थे जैसे कोई अपनी आखिरी सांस को मुट्ठी में कैद किए हों। उसकी आवाज गले में अटक रही थी, पर उसकी आंखों की आग बुझी नहीं थी। इंस्पेक्टर के सामने जब उसने वो डायरी और खन्ना जी के फिक्सिंग के सबूत रखे, तो पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। रायुडू ने कांपते हुए स्वर में कहा, साहब, मैं अपराधी हूं, मैंने सट्टा लगाया, मैंने जिंदगियां बर्बाद की, मुझे जेल डाल दो, पर इस कागज में उस जहर का हिसाब है जो मेरे जैसे हजारों युवाओं को खत्म कर रहा है। खन्ना को मत छोड़ धना।
उसी वक्त समीर भी वहां पहुंच गया। उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया और अपनी गवाही दर्ज कराई। रायडू ने अपना बयान पूरा किया और वहीं फर्श पर ढह गया। उसे तुरंत वापस उसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार एक सट्टेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक गवाह और एक सुधरते हुए इंसान के रूप में। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शहर की सुर्खियां बदल चुकी थीं। पुलिस ने रात भर छापेमारी की और खन्ना जी के काले साम्राज्य को जेडडीएस से उखाड़ फेंका। खन्ना को सलाखों के पीछे ले जाया गया। रायुडू की गवाही ने उसे ऐसा फंसाया कि उसकी सारी दौलत और रसूख मिट्टी में मिल गए। खन्ना के पकद्दे जाने की खबर जब टीवी पर चली तो उन हजारों परिवारों को सुकून मिला जो उसकी वजह से सड़क पर आ गए थे। लेकिन रायुडू का असली इम्तिहान अभी भी अस्पताल के उस प्राइवेट वार्ड में चल रहा था। समीर की पत्नी अंजलि, जो कल तक रायुडू को कोस रही थी, आज उसके बेड के पास बैठी रो रही थी। उसने रायुडू के त्याग को देख लिया था। उसने देखा था कि कैसे रायुडू ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर समीर को जेल जाने से बचाया और मीरा की जान के लिए अपना खून तक निचोड़ दिया। मीरा की हालत अब स्थिर थी। रायुडू का खून उसके शरीर में दौड़ रहा था, जैसे उसकी रूह मीरा से कह रही हो कि जाग जाओ, अब सब ठीक है। रायुडू को होश आया तो उसने सबसे पहले समीर को देखा। समीर ने उसका हाथ पकड़ कर बस इतना कहा, भाई, बैंक का मामला सुलझ गया है। तुम्हारी गवाही और खन्ना के पकड़े जाने से मेरा गबन एक बद्दी साजिश का हिस्सा माना गया है। मुझे एक मौका और मिला है। रायुडू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि हार में भी कितनी बद्दी जीत छिपी हो सकती है। उसने करोड़ों खोए थे, पर उसने अपना दोस्त और अपना सम्मान वापस पा लिया था। अब बस एक इंतजार था, मीरा की आंखों के खुलने का। वार्ड में एक अजीब सी खामोशी थी, पर वह खामोशी खौफनाक नहीं, बल्कि उम्मीदों से भरी थी। रायुडू ने नर्स से पूछा, क्या वो होश में आई? नर्स ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रायुडू ने अपना कांपता हुआ पैर जमीन पर रखा। उसे अब भी दर्द था, पर वो दर्द अब उसे जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। नई सुबह, द अवेकनिंग। अस्पताल के उस कमरे में सुबह की पहली सुनहरी किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई अंदर आ रही थी। हवा में अब दवाइयों की तीखी गंध नहीं, बल्कि बाहर लगे मोगरे के फूलों की हल्की खुशबू घुली हुई थी। रायुडू, जिसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और चेहरा पीला था, धीरे धीरे चलकर मीरा के बेड के पास पहुंचा। जैसे ही उसने मीरा का हाथ अपने कांपते हाथों में लिया, मीरा की पलकें धीरे से कांपीं और उसने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में रायुडू के लिए कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा और आत्मीय सुकून था। मीरा ने बहुत धीमी और कमजोर आवाज में कहा, तुम वापस आ गए रायुडू। मुझे लगा मैंने तुम्हें उस सट्टे के दलदल में हमेशा के लिए खो दिया। रायुडू की आंखों से आंसू निकलकर मीरा के हाथ पर गिरे। उसने रुंधे गले से कहा, नहीं मीरा, उस सट्टेबाज रायुडू की मौत उसी रात हाईवे पर हो गई थी। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो वही पुराना रायुडू है जो तुम्हारे साथ नुक्कड़ पर चाय पीने के सपने देखता था। मैंने सब खो दिया मीरा, अपना घर, अपनी कारें, अपना घमंड, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मीरा ने एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ रायुडू का हाथ और जोर से थाम लिया और बोली, नहीं रायुडू, तुमने कचरा फेंका है, कुछ खोया नहीं है। आज तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो उन करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। अब हम फिर से शुरू करेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रायुडू के पास रहने को छत नहीं थी, लेकिन मीरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मीरा ने अपने स्कूल की नौकरी जारी रखी। उसने अपनी कुछ पुरानी बचत और अपनी मां के पुश्तैनी घर के एक हिस्से को साफ करवाकर वहां रायुडू के साथ अपनी नई गृहस्थी बसाई। मीरा सुबह स्कूल पढ़ाने जाती थी और रायुडू, जो कभी करोड़ों के सट्टे के भाव देखता था, आज उसी मोहल्ले के कोने में एक छोटा सा किताब और चाय, बुक एंड चाय का कैफे चलाने लगा। यह कोई आलीशान कैफे नहीं था, बल्कि लकड़ी की पुरानी मेजों और मीरा की पसंदीदा किताबों से सजा एक छोटा सा कोना था। रायुडू खुद काउंटर पर खड़ा होता, अदरक वाली चाय कूटता और आने वाले लोगों को बड़े प्यार से चाय पिलाता। दोपहर के बाद जब मीरा स्कूल से लौटती
तो वह सीधे कैफे आती। वह कैफे के एक कोने में उन गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती जो महंगी कोचिंग नहीं जा सकते थे। रायडू अक्सर चाय के कप धोते हुए रुक जाता और खिड़की से मीरा को बच्चों को पढ़ाते हुए देखता। उसे एहसास होता कि जो खुशी उसे करोड़ों के जैकपॉट में नहीं मिली, वह आज एक बच्चे की मुस्कान में मिल रही है। समीर भी अब अक्सर वहां आता था। खन्ना जी के पकड़े जाने और रायडू की गवाही की वजह से समीर को सह आरोपी के बजाय एक पीड़ित माना गया। उसे बैंक से निकाल दिया गया था, पर उसने हार नहीं मानी। अब वह एक छोटी सी अकाउंटिंग फर्म में काम करता था और अपनी हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा उस बैंक को लौटा रहा था जहां उसने गबन किया था। अंजलि और मीरा अब सहेलियां बन चुकी थीं और अक्सर शाम को कैफे के बाहर बैठकर पुरानी बातें करती थीं। खन्ना जी को उम्र कैद हुई थी और सट्टे की दुनिया का वो काला साया अब इस शहर से धीरे धीरे छंट रहा था। रायुडू ने अपने कैफे की दीवार पर एक छोटा सा हाथ से लिखा बोर्ड लगाया था, यहां सुकून बिकता है, लालच नहीं। कहानी का अंत एक शांत शाम को होता है। रायुडू और मीरा हाथ पकड़कर उसी समंदर किनारे चल रहे थे जहां से कभी रायुडू अपनी 42वीं मंजिल का फ्लैट देखता था। अब उसके पास मर्सिडीज नहीं थी, पर उसके पास मीरा का हाथ था। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें कभी उस पुरानी रईसी की याद आती है रायुडू? रायुडू ने समंदर की लहरों को देखते हुए एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, नहीं मीरा, उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम थी, दम घुटता था। आज जमीन पर हूं, पर सुकून से सांस ले पा रहा हूं। आज रात मुझे सट्टे के नंबर्स के सपने नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी हंसी सुनाई देगी। आज मैं सच में सो पाऊंगा। लहरें उनके पैरों को छूकर वापस जा रही थीं, जैसे रायुडू के अतीत के सारे पाप धो रही हों। अंधेरा घिर आया था, पर रायुडू के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो केवल उस इंसान के पास होती है जिसने खुद को हार कर खुद को जीत